नमस्कार दोस्तों। आज अपन शुरू करते हैं साइंस का एक टॉपिक कोशिका सेल नाम से। और ये सभी में अपने रीड में, एसआई में, आरएस में, सभी में अपने साइंस होती है। और साइंस के अंदर सेल टॉपिक अपने परमानेंट फिक्स है। तो अपन शुरुआत करते हैं बायोलॉजी से। तो जैसे कि अपने को पता है कि बायोलॉजी के दो मेजर पार्ट है। एक तो है अपना जूलॉजी, दूसरा है अपना बॉटनी। तो अगर इनके अपन शुरुआत की बात करें तो बायोलॉजी के जो जनक है, बायोलॉजी के जनक अपन मानते हैं अरस्तु को। बायोलॉजी के जनक अरस्तु क्यों मानते हैं? क्योंकि जूलॉजी, जेड से अपने पास क्या आएगा? जानवर। तो जूलॉजी जानवर से रिलेटेड है, बॉटनी अपने पेड़ पौधों से रिलेटेड है। तो शुरुआत में जो काम हुआ तो पेड़ पौधों पे इतना किसी ने ध्यान नहीं दिया। शुरुआत में काम हुआ आदमी पे। आदमी भी एक प्रकार का जानवर ही है। तो ह्यूमन पे काम हुआ सबसे पहले। तो इसके बारे में सारी डिटेल चीज़ें किसने बताई? अरस्तु ने। इस वजह से अरस्तु को जूलॉजी का भी फादर मानते हैं। और उस टाइम जो जूलॉजी थी वही बायोलॉजी थी, इस वजह से बायोलॉजी का फादर भी अरस्तु को मानते हैं। बॉटनी की बात करें तो बॉटनी के फादर को बोलते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस अपने बॉटनी के फादर हैं। इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है यहाँ पर तो शुरू में हिस्टोरिका, इसमें भी हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका यहाँ पर बात किसकी हो रही है? जानवर की। तो एनिमल, एनिमल से क्या बनेगा? एनिमलिज्म। और यहाँ पर अपने पेड़ पौधों की बात हो रही तो प्लांट रम। तो ये बुक तो लिखी थी थियोफ्रेस्टस ने और ये बुक लिखी थी अपने अरस्तु ने। ये अपने इसकी शुरुआत की बात होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं जिस टॉपिक की अपन ने शुरुआत की, सेल। तो कोशिका की सबसे पहले खोज अपने खोज की थी हुक ने, रॉबर्ट हुक, जो कि लगभग 1665 के आसपास की बात है। रॉबर्ट हुक ने। हुक होता अपने इस तरह का, कोशिका अपने बहुत छोटी चीज़ होती है। तो ऐसे हुक में ऐसे कोशिका फंसी हुई है, ऐसे अपन याद रखेंगे। तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की वो जिंदी नहीं, वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। मृत कोशिका थे वो। और मृत कोशिका को अपन क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। नेफ्रॉन से इसको अपन कंफ्यूजन नहीं करेंगे। नेफ्रॉन अपने पास जो ब्रेन के अंदर जो सेल होती है उसको तो बोलते हैं नेफ्रॉन वाली, वो वाली होती है। इसको अपन बोलते हैं नेक्रोसिस, मृत कोशिका को। तो मृत कोशिका की सबसे पहले कोशिका की खोज की हुक ने। और जो इसने खोज की वो वाली कौन सी थी? मृत कोशिका। उसके बाद में अपन जीवित कोशिका की बात करेंगे। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। यहाँ तक अपन ने शुरुआत में केवल बेसिक बात की है। क्या? इस सबसे पहले तो सेल की खोज की रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। जिस कोशिका की उन्होंने खोज की वो कोशिका एक मृत कोशिका थी। मृत कोशिका को अपन क्या बोलेंगे? नेक्रोसिस। उसके बाद में अपन बात करेंगे जीवित कोशिका की। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अब इसके अपन मेन पॉइंट की बात करते हैं। जैसे कि सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे अपन। तो सबसे छोटी कोशिका होती है अगर पूरे अपन यूनिवर्स में बात करें तो वो आएगी अपने पास माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी की बात करेंगे अपन, सबसे बड़ी कोशिका की अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका होगी अपने पास जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होगा उसके अंदर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका होगी। उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं इंसानों के हिसाब से। तो ह्यूमन के अंदर दोनों अपने पास मेल और फीमेल दोनों इसी में काउंट होंगे। तो मानव के अंदर जो सबसे बड़ी कोशिका होगी वो तो होगी अपने पास ओवम, जो कि फीमेल का पार्ट है। और सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो सबसे छोटी कोशिका होगी स्पर्म, जो कि मेल का पार्ट है। ये तो हुई है सबसे बड़ी कोशिका। और ये हुई है सबसे छोटी कोशिका। अब अपन बात करेंगे सबसे बड़ी और सबसे लंबी, दोनों में डिफरेंस है। अगर सबसे बड़ी की बात की जाएगी जब तो आएगी ओवन। और अगर सबसे लंबी की बात की जाएगी तो वो सबसे लंबी के अंदर आएगी अपने ब्रेन वाली जो कोशिका होती है, न्यूरॉन। न्यूरॉन का ही दूसरा नाम होता है स्नायु कोशिका हिंदी में। तो लंबी की बात होगी
तो न्यूरॉन। तो सबसे बड़ी की सबसे छोटी की अपन ने बात कर दी। अब इसके साथ ही अपन बात कर लेते हैं कोशिका के जो अपन इतिहास के बारे में। तो कोशिका का से रिलेटेड एक सिद्धांत दिया था, कोशिका सिद्धांत। अपन कोशिका की पहले बात कर देते हैं कि कोशिका होती क्या है। तो कोशिका मानव के शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसको कोशिका बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का मतलब है कि वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई, जो इकाई का मतलब यहाँ पे ये है कि जो अपना काम खुद कर दे, वो अपना भोजन भी खुद बना दे, खुद को मेंटेन कर दे हर तरीके से। नहीं तो अगर अपन छोटे अंग की बात करेंगे तो कोशिका भी कितनी छोटे छोटे अंगों से बनी होती है, लेकिन अपन उस छोटी से छोटी इकाई की बात कर रही है जो कि स्वायत्त होनी चाहिए, जिसकी खुद की ऑटोनॉमी हो, तो वह होती है कोशिका। पूरा शरीर ऐसी छोटी छोटी कोशिकाओं से, चाहे अपन हड्डियों की बात कर दें, चाहे स्किन की बात कर दें, नाखून की, बाल की, हर चीज़ की बात कर दें, तो वो किससे बनी हुई है, कोशिका से। ये हो गया। इसी से रिलेटेड अपने को एक सिद्धांत दिया किसने, स्लाइडन एंड स्वान। स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडन और स्वान ने। और क्या कहा इन्होंने, यही सिद्धांत दिया कि पूरा शरीर है जो कि कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और कोशिका होती है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई है। यही बात कही किसने, स्लाइडन और स्वान ने। तो यही क्या हो गया अपने पास, कोशिका सिद्धांत। एक बार अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा आप वीडियो देख सकते हैं, नोट्स आपको खुद को बनाने पड़ेंगे, मैं केवल समझा दूंगा इसको आसानी से। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि कोशिका विज्ञान की अगर भारत की बात करें तो भारत में कोशिका से रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो किया है A.K. शर्मा ने। तो भारतीय कोशिका विज्ञान के फादर किसको बोलेंगे अपन, A.K. शर्मा को। ये हो गया बात। इसके अलावा अब अपन बात करते हैं कोशिका के जो पार्ट होते हैं कि कोशिका के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। तो कोशिका भी छोटे छोटे ऐसे, ये कोशिका के अंदर एक आएगा अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने पास एनर्जी बनेगी। तो ऊर्जा का निर्माण सारा कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पावर हाउस। पावर हाउस या शक्ति घर या शक्ति गृह, तो वो किसको देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण। फिर बात आएगी राइबोसोम की। राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन का निर्माण। तो प्रोटीन घर, प्रोटीन का निर्माण गृह, ये सब किसको बोलेंगे अपन, राइबोसोम को। उसके बाद में जो एनर्जी बनी है उस एनर्जी को ले जाके इधर उधर ट्रांसफ़र करने का काम, वो काम कौन करेगा, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ट्रांसफ़र करेगा। जैसे कि अगर कोई धावक है तो धावक को पैरों के, हाथ और पैरों के अंदर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी अन्य अंगों को ऊर्जा की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो गोल्जी बॉडी एक जगह की, एक कोशिका की जो एनर्जी है उसको दूसरी कोशिका में ट्रांसफ़र करेगा। तो ये ट्रांसफ़र का काम किसका है, गोल्जी बॉडी का, परिवहन का काम। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी का काम क्या होगा अपने पास, परिवहन का। उसके बाद में अपन बात करेंगे जैसे कि ये कोशिका है, तो कोशिका अगर मजबूत नहीं होगी, जैसे शरीर, अगर शरीर के अंदर से अपन हड्डी निकालते हैं तो शरीर चारों तरफ से लटक जाएगा। जैसे कि पेट में अपने पास कोई हड्डी नहीं होती तो पेट को अपन दबा सकते हैं। तो शरीर को मजबूत रखने के लिए शरीर का ढांचा होता है, कंकाल तंत्र होता है, हड्डी। ऐसे ही कोशिका में भी कोई ना कोई कंकाल अपने को रखना पड़ेगा, नहीं तो इसके बिना कमज़ोर हो जाएगी। तो उस जो कंकाल का जो काम करती है वो होता है अपने पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ER बोलेंगे शॉर्ट में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह का होता है, इसकी बात अपन थोड़ी देर में करेंगे। तो ER का क्या हो गया अपने पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हो गया इसको अपने को सुरक्षा देना, पिचके नहीं, हड्डी जैसा कंकाल तंत्र बना देना। इसके बाद में अपन बात करेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या काम होता है, लाइसोसोम का काम ये होता है कि अगर कोई भी चीज़, जैसे अगर गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी बॉडी अगर खुद का काम करने से मना कर दें, राइबोसोम हो गया, राइबोसोम खुद का काम करने से मना कर दें, तो उसको जो खत्म करने का काम करेगा, उसको खत्म करने का काम करेगा अपने पास लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करेगा कि इसके अंदर एक जल अपघटक भरा होता है। जल अपघटक ऐसा भरा होता है कि जिसके ऊपर वो डालेगा वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको नष्ट करने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम। किसी को अंग को, या अगर पता चला कि पूरी की पूरी कोशिका अगर खत्म हो गई तो उसको कंप्लीट कोशिका को खत्म करने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम। इसके अलावा एक आएगा अपने पास सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम होता है, भाई सेंट्रोसोम का काम होता है कि अगर गोल्जी बॉडी खराब हो गया, लाइसोसोम तो इसको खत्म कर देगा, लेकिन दोबारा भी तो गोल्जी बॉडी की जरूरत पड़ेगी, तो दोबारा जो उसको बनाने का काम करेगा वो काम करेगा अपने पास सेंट्रोसोम।
और इन सभी को कंट्रोल करने के लिए इनके पास होता है अपने पास न्यूक्लियस। ये सबसे मेन चीज़ है। सबसे पहले होगा अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया करेगा ऊर्जा का निर्माण। राइबोसोम, राइबोसोम करेगा प्रोटीन का निर्माण। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी करेगा परिवहन का काम, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं गोल्जी बॉडी को। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या करेगा, इस पर छिड़क के इसको मार देगा या पूरी कोशिका को मार देगा, इसलिए से आत्मघाती इत्यादि, आत्महत्या की इत्यादि, सुसाइड बॉम्ब, ये सब नाम किसके हैं, लाइसोसोम के। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम फोटोकॉपी मारने का काम करेगा, जो भी खत्म होगा उसकी फोटोकॉपी करके दो कर देगा। तो सेंट्रोसोम को काम क्या हुआ यहाँ पे कि दूसरे दोबारा अंगों का निर्माण करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या हुआ, इसका काम हुआ कि इसको आकृति प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, ये सभी। नियंत्रण का काम कौन करेगा, न्यूक्लियस। ये सभी अपने इसके एक ही काम हो गए। अब अपन बात कर लेते हैं एक एक की। सबसे पहले अपन बात करें तो इस प्रकार का कुछ होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले बात तो कि केंद्रक के बाद में जो दूसरा जो सबसे बड़ा अंग होता है कोशिका के अंदर, वो होता है अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो दिख रही है अपन को येलो कलर की, ये दीवारें, जैसे अपन वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो काम कर रहा था कि इसको पिचकने नहीं देगा, वही काम इसके अंदर भी दीवारें होंगी इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो दीवारें होंगी इनको बोलते हैं अपन क्रिस्टी। ये जो लिखा हुआ क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दीवारें होंगी उनको क्या कहेंगे, क्रिस्टी। राइबोसोम है, राइबोसोम यहाँ पर भी होंगे, और राइबोसोम अपने पास, राइबोसोम का पार्ट इसके अंदर भी होगा और राइबोसोम केंद्र के पास भी होंगे, दोनों जगह होंगे। ये अपने पास सबसे पहले अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया काम हो गया, इस तरह का होता है। उसके बाद में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जैसा ये लिखा हुआ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो तो इस तरीके का होता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इस तरीके से थोड़ा रफ होता है, और उस पर जो दाने दाने से ये दिखाई दे रहे हैं येलो कलर के, ये होते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम को क्या होता है अपने पास, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाने का। तो ये काम खत्म हुआ अपने पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। उसके बाद में ये अपन बात करने गोल्जी बॉडी की। कुछ इस तरीके का होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है, गोल्जी बॉडी का मेन काम होता है परिवहन का, यहाँ से इधर से एनर्जी ले जाना या और कोई पदार्थ को ले जाना। उसके अलावा ये अपन कंप्लीट कोशिका इस तरह की होती है। ये बीच में इसके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने पास ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने पास क्या लगे होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि इसको सुरक्षा प्रदान करे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो अपने पास पड़े हुए माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, ये यहाँ पर एनर्जी जनरेट करेंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक कोशिका के अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ख़त्म होने पर तो दूसरा वो जनरेट कर ही देंगे। उसके अलावा इसको आपके पास एक चीज़ और रही वैक्यूल्स, इसके अंदर एक और है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या होता है, वैक्यूल्स का काम होता है कि नॉर्मली किसी भी जगह पर खाली जगह होती है उसको वैक्यूल्स बोलते हैं। अपन यहाँ पर वैक्यूल्स होता है, क्या करता है कि इसके अंदर पानी भर होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको रसदानी। वैक्यूल्स क्या बोलेंगे अपन, रसदानी, ठीक है। ये रसदानी इसके अंदर होगा। और ये अपने पास हो गए सेंट्रोसोम। इसके अलावा ये सभी जो अंग होंगे, ये सभी अंगों को अगर इनको खुले में छोड़ देंगे तो अगर जैसे ऊपर खड़े होंगे तो सारे के सारे नीचे आके एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे कि अगर इस तरह पटक देते हैं, यहाँ पर ये सेंट्रोसोम आ जाएगा, लाइसोसोम आ जाएगा, वैक्यूल आ जाएगा, नीचे आकर जाएंगे। तो इनको एक दूसरे से टकराने से बचाने के लिए इसके अंदर क्या है, पानी भरा होता है। उस पानी को क्या बोलेंगे अपन, जीव द्रव्य। अब यहाँ पर अपन जीव द्रव्य की बात करेंगे। जीव द्रव्य होता है दो तरीके का। जीव द्रव्य दो तरह का होगा कि एक जीव द्रव्य जो कि कोशिका के अंदर भरा होगा उसको तो बोलेंगे अपन कोशिका द्रव्य, और एक जो द्रव होगा इसी प्रकार से जो इसके अंदर कोशिका के अंदर अलग अलग अंग है, इसी प्रकार के न्यूक्लियस के अंदर भी अलग अलग अंग भरे होते हैं। जैसे इसके अंदर डीएनए, आरएनए, ये सब इसके अंदर पूरी जो जानकारी होगी डीएनए आरएनए की इन्फॉर्मेशन, वो अपनी सारी की सारी न्यूक्लियस के अंदर ही जमा होगी। तो इसको भी अलग से अपन को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो इसके अंदर भी एक जीव द्रव्य भरा होता है जिसको बोलेंगे अपन केंद्रिका द्रव्य। तो दो अपने पास द्रव्य हो गए, कोशिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य। ये अपने पास वो लाइसोसोम हो गया, इसके अंदर ये वो जल अपघटक एंजाइम होता है। बाहर से एक इसको झिल्ली होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, इसको भी नाभिक को भी प्रोटेक्ट करती है झिल्ली, कोशिका को भी प्रोटेक्ट करती है। तो एक यहाँ पर होगी झिल्ली। तो ये अपने पास क्या क्या हो गया, सबसे पहले तो एक तो हो गया अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें एनर्जी बनेगी, राइबोसोम जिसमें
प्रोटीन बनेगा, लाइसोसोम जो इनको ख़त्म करेगा, गोल्जी बॉडी जो कि परिवहन का काम करेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सिक्योरिटी प्रदान करेगा, वैक्यूअल्स जिसके अंदर पानी भरा होगा, सेंट्रोसोम जो कि फोटोकॉपी करेगा, न्यूक्लियस जो इन सबको कंट्रोल करेगा, और इन सबको एक थैली के अंदर बांध करेंगे, उसको वो काम क्या करेगी, कोशिका झिल्ली। वो कौन काम करेगी, कोशिका झिल्ली। अब इनके अपन थोड़ी थोड़ी सी डिटेल बात कर देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी, इसका जो वैज्ञानिक का नाम है अल्टमैन है। इसके अलावा इसके अंदर होता है ऑक्सीजन। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अपन पोषणवाड़ी चैप्टर में इसकी बात करेंगे कि इसके अंदर जो होता है वो होता है ऑक्सीजन, मतलब जो अपन ऑक्सीजन देते हैं अपन। फेफड़ों का काम केवल उसको इकट्ठा करने का होता है, बाकी उसकी जो एक्चुअल ज़रूरत पड़ती है, फेफड़ों का काम क्या होता है, फेफड़ों का काम होता है कि जो बाहर से हवा दी उसके अंदर से ऑक्सीजन को छांट के अलग किया और अलग करके उसको ब्लड में मिक्स कर देना। बाकी जो ऑक्सीजन का जो यूज करता है वो शरीर के अंदर जितनी भी जगह छोटी छोटी कोशिकाएं, और हर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन का यूज करेगा, वहाँ से 38 एटीपी एनर्जी बनाएगा और उससे ग्लूकोज का निर्माण होगा। खाने से अपने को जो ग्लूकोज मिलता है वो ग्लूकोज को अपन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उस खाने से अपने पास 38 एटीपी एनर्जी मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया की, और माइटोकॉन्ड्रिया जो ग्लूकोज का जनरेट करेगा वो अपने लिए एनर्जी का काम करती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम हो गया। इसके अलावा इसके आंतरिक दीवार और क्रिस्टी कहते हैं, अपन ने बात कर दी। माइटोकॉन्ड्रिया इसकी हाफ ऑटोनॉमी होती है, ये एक तरीके से खुद काम कर देता है, इसके अंदर थोड़ा बहुत डीएनए का पार्ट पाया जाता है, तो इसको अर्ध स्वायत्त भी बोलते हैं, हाफ ऑटोनॉमी। इसके खुद के पास कौन कौन से होते हैं, इसके पास अभी अपन राइबोसोम की बात करेंगे तब अपन बात करेंगे कि दो प्रकार के अपने पास प्रोटीन जनरेट होते हैं, तो 70S एक 80S। तो ये अपने पास 70S खुद के पास ही रखता है। दूसरी बात होगी माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक के बाद में दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। इसके अलावा इसकी जो संरचना होती है दोहरी झिल्ली होती है, एक झिल्ली तो अंदर की तरफ से, एक झिल्ली बाहर की तरफ से। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोहरी झिल्ली होती है, और ओवम के अंदर, ओवम जो होती है जो सबसे बड़ी मानव की जो कोशिका है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं पाया जाएगा तो उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो गति नहीं कर पाएगा। इस वजह से ओवम जो होता है गतिशील नहीं होता है, जबकि इस पर बहुत ज़्यादा गतिशील होता है, क्योंकि उसके पास खुद का क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनर्जी नहीं होने की वजह से, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने की वजह से ओवम में गति नहीं होती है। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में अपन बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर कोशिका को अंदर से सहायता प्रदान करता है, मेन काम तो इसका यही होगा सबसे पहले तो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें नोट कर सकते हो। कोशिका क्या बोलते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का आंतरिक कंकाल बोलते हैं। यह दो तरीके का होता है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। जैसा कि इसमें देख सकते हैं अपन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये जो येलो दिख रहे हैं ये सब क्या है अपने पास, राइबोसोम। ठीक है। इसके अलावा केंद्रक के सबसे पास में पाया जाएगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद में बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। ये जो अपने पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये तो क्या करेगा अपने पास, कार्बोहाइड्रेट एंड वसा का निर्माण करेगा। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर जो राइबोसोम पाए जाते हैं, ये राइबोसोम किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का। ये इसका मेन काम हो गया। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम वैसे भी दिखने में देखो छोटा छोटा लग रहा है इसकी कंपैरिजन में। तो पूरी कोशिका के अंदर सबसे जो छोटा कोशिका का अंग होगा वह कौन सा होगा, राइबोसोम। ये राइबोसोम होगा। राइबोसोम में अपने पास प्रोटीन बनेगी तो उसको क्या कहेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री। एक एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ सारी चीज़ें काम की है, हर चीज़ नोट करने की है। प्रोटीन की निर्माण होता है तो इसका बोलेंगे प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम की खोज किसने की थी, पेलेडे ने। पेलेडे या पेलाडेस को जो भी बोले, पेलेडे ने इसकी खोज की थी। राइबोसोम को अपन क्या बोलेंगे, जैसे कि इनको बोलते हैं यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल, जो कि सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो कुछ अंग होते हैं वो जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, कुछ अंग होते हैं जो पेड़ पौधों में नहीं पाए जाते हैं, कुछ अंग होते हैं जो ब्रेन की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि सेंट्रोसोम होता है वो ब्रेन में नहीं पाया जाता है। इस वजह से ब्रेन की जो कोशिका होती है
वो दोबारा रीजनरेट नहीं हो पाती, और इसी वजह से थोड़ी सी भी दिक्कत होते ही ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। सबसे पहले राइबोसोम की बात कर दी। राइबोसोम के अंदर हर एक छोटी कोशिका के अंदर, एक कोशिका के अंदर 10 मिलियन राइबोसोम होते हैं। हर एक कोशिका के अंदर कितने होंगे? 10 मिलियन राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम के अंदर जो प्रोटीन निर्माण होंगे, ये जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम कितने तरह के होंगे? 2 तरह के। एक तो होगा अपने पास 70 एस राइबोसोम, एक होगा अपने पास 80 एस राइबोसोम। यहाँ पर जो एस है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, लेकिन वो कोई काम की बात नहीं है। काम की बात यह है कि अपने पास राइबोसोम कितने तरह के? 70 एस और 80 एस होते हैं। जो 80 एस है ये अपने पाए जाएंगे, 80 एस और 70 एस ये अपने पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग तरीके के राइबोसोम पाए जाएंगे। अपने इनकी बात अपन आगे करेंगे 70 एस और 80 एस की। ये हो गया अपने पास। इसके अंदर अपन बात करेंगे गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी का जो अपन ने बात करी दी थी, ये अपने पास गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी की अपन ने बात कर दी थी। इसका मेन काम क्या है? परिवहन का। परिवहन का ये ट्रांसपोर्ट करेगा, एनर्जी का भी ट्रांसपोर्ट करेगा, और जो पोषक तत्व होते हैं उनका भी ये ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट का मेन काम है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको अपन ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको बोलेंगे? गोल्जी बॉडी को। गोल्जी का इसका वैज्ञानिक कोई दिक्कत नहीं है, इसको केमियो गोल्जी, इसके जो वैज्ञानिक जिसने खोज की थी उसका खुद का नाम गोल्जी था, और उसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? गोल्जी बॉडी। तो मेन काम क्या हो गया इसका? इसका मेन काम हो गया अपने पास ट्रैफिक का। तो गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी केवल और केवल यूकैरियोटिक, 2 प्रकार की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, उसकी बात अपन कर देंगे बाद में। अपने को यहाँ पे याद रखना है कि यूकैरियोटिक में केवल, और यूकैरियोटिक किस में पाई जाएगी? यू में। और यू कौन है? ह्यूमन। तो मानव में बड़े बड़े जितने भी जंतु है, जितने भी मानव है और भी जीव जंतु हैं, उनके सबके अंदर कौन सी पाई जाएगी? यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ही पाई जाएगी केवल क्या? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी टूटने के बाद में क्या बनाती है? गोल्जी बॉडी टूट के खुद को किस में तोड़ती है? एक तो लाइसोसोम बनता है इससे, और एक बनता है इससे वैक्यूल्स। लाइसोसोम और वैक्यूल्स। लाइसोसोम का काम अपन ने पढ़ दिया। इसको आत्मघाती थैली बोलते हैं, सुसाइड बॉम्ब भी बोलते हैं, क्योंकि ये जल अपघटक को छिड़क के और नष्ट कर देती है। वैक्यूल्स के अंदर अपने पास पानी भरा होता है, इसको अपन रसदानी भी बोलते हैं। कोशिका का जो मेन श्रावण अंग होता है, मुख्य श्रावण अंग, वो कौन सा है? मुख्य श्रावण अंग कौन सा है अपने पास? गोल्जी बॉडी। मुख्य श्रावण का मतलब क्या है? जैसे कि पसीना बाहर निकालता है, तो कोई भी चीज़ जो बाहर निकाले उसको अपन श्रावण अंग बोलते हैं। कोशिका के अंदर बाहर निकालने का काम क्या है? जैसे कि एनर्जी बनी, एनर्जी को बाहर देके कौन जा रहा है? परिवहन काम कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी। तो इसलिए इसको कोशिका का मुख्य श्रावण अंग क्या बोलेंगे? गोल्जी बॉडी को। इसके बाद अपन बात करेंगे सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम की बात करेंगे कि ये अपने पास जैसे सेंट्रोसोम इस तरीके के होते हैं, इस तरीके से बनते हैं सेंट्रोसोम। लकड़ियों का गट्ठर जैसे दिखाई देता है। तो सेंट्रोसोम का क्या काम होता है? सेंट्रोसोम का काम है फोटोकॉपी करने का। कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका का विभाजन कितने तरीके से होता है उसकी बात अपन बाद में करेंगे। अभी तो अपन मोटा मोटा देख रहे हैं कि कोशिका का विभाजन कौन करता है। कि कोई भी अगर लाइसोसोम हुआ या वैक्यूल्स हुआ, कोई भी अगर दिक्कत करे और कोई भी काम करना ठीक से नहीं कर पाए, तो उसको नष्ट तो कौन करेगा? लाइसोसोम। और दोबारा उसको कौन बनाएगा? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का क्या काम है यहाँ पे? विभाजन करने का। जो अपने पास ब्रेन की जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं मिलता है, इस वजह से वहाँ पर उसकी फोटोकॉपी नहीं होती है। तो वहाँ पर कोई भी कोशिका में दिक्कत आई और वहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक का खतरा सबसे पहले बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं होता है? सेंट्रोसोम। उसके बाद में अपन बात करेंगे लाइसोसोम की। अपन ने बात कर दी। सेंट्रोसोम की जो खोज की थी, मैं सेंट्रोसोम की खोज की थी, नाम दिया था इसका बोवेरी ने। सेंट्रोसोम का बोवेरी ने दिया था। सेंट्रोसोम की खोज की थी बेनेडन। इसको बेनेडन बोलते हैं, बेनेडन बोलते हैं इसको। ये तो है इसकी खोज करता, और इसने दिया था नाम इसको लाइसोसोम को। उसके बाद में लाइसोसोम को नहीं, सेंट्रोसोम को नाम दिया था। सेंट्रोसोम को नाम बोवेरी ने, सेंट्रोसोम की खोज बेनेडन ने। उसके बाद में बात करेंगे लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम की खोज की थी, लाइसोसोम को खोज का डी डूवे लाइसोसोम की खोज की थी उन्होंने। किसकी? लाइसोसोम की। लाइसोसोम को क्या कहते हैं अपन? एक तो
जलप घटक होता है इसके अंदर, खुद को फाड़ के कोशिका को खत्म कर देता है, तो इसलिए इसको आत्मघाती थियरी बोलते हैं, एटम बॉम्ब बोलते हैं। और एक और इसका नाम है स्कैवेंजर, स्कैवेंजर ऑफ सेल, स्कैवेंजर ऑफ सेल। तो एनर्जी कहाँ बनेगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। प्रोटीन कहाँ बनेगा? राइबोसोम के अंदर। प्रोटीन कहाँ बनेगा? राइबोसोम के अंदर। एनर्जी को देके कौन जाएगा? गोल्जी बॉडी। फोटो को भी कौन करेगा? सेंट्रोसोम। फाड़ के मारेगा किस? कौन मारेगा? लाइसोसोम। और इन सबको कंट्रोल कौन करेगा? न्यूक्लियस, जो बीचों बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इनको कंट्रोल करेगा सभी को। इसके बाद में जो है आरबीसी है, आरबीसी के अंदर अपने पास लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जो अपने खून के अंदर, ब्लड के अंदर होती है आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अगर आरबीसी के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है तो कोई भी दिक्कत आती है, वो खुद को खत्म कर देता है। लेकिन इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो जो आरबीसी खराब हो जाती है, जो ब्लड का जो पार्ट खराब हो जाता है, जैसे कि अपन को पता है कि हर 120 दिन के अंदर आरबीसी खत्म हो जाती है और दोबारा ब्लड के अंदर जनरेट होती है। आरबीसी 120 दिन में खत्म हो जाती है, डब्ल्यूबीसी अपने पास 4 दिन में, प्लेटलेट्स 7 दिन के अंदर दोबारा जनरेट हो जाती है। तो आरबीसी जो 120 दिन के अंदर खत्म हुई, वो जाती कहाँ है? एस्पिरिन के अंदर। एस्पिरिन के अंदर जाके वो खत्म हो जाती है, इसलिए एस्पिरिन को आरबीसी का कब्रगाह भी बोलते हैं, आरबीसी का। इसके अलावा अपन बात करेंगे केंद्रक की। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक जैसे कि अपने पास गुठली होती है किसी चीज़ के अंदर, वो गुठली ब्राउन कलर की होती है, इससे अपन को याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक के बीच में, गुठली के बीच में गुठली होती है ब्राउन कलर की, तो रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? केंद्रक की। इसके अंदर 80% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक के अंदर 80% प्रोटीन पाया जाता है। हर केंद्र का ये सेम ही है। तो केंद्र के अंदर क्या पाया जाएगा? 80% प्रोटीन पाया जाता है। केंद्र किसी भी कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। जैसे कि अपन ने पहले बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेकंड लार्जेस्ट है, और फर्स्ट लार्जेस्ट क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हर कोशिका के अंदर फर्स्ट लार्जेस्ट होगा, सबसे बड़ा अंग होगा वो न्यूक्लियस होगा। और सबसे छोटा की अपन ने बात की थी वो राइबोसोम। राइबोसोम क्या होगा? सबसे छोटा अंग होगा कोशिका के अंदर, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अपन इंसानों में जो होती है आरबीसी। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता, ये अपन ने बात करी थी। इसके बाद अपन एक बात करेंगे वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स के अंदर क्या भरा होता है? पानी भरा होता है। किसी भी खाली जगह होती है उसको नॉर्मली वैक्यूल्स बोलते हैं। तो कोशिका के अंदर जो खाली जगह होता है, जहाँ पर कोई भी चीज़ को अंदर, अगर कोई पोषक तत्व सबको स्टोर करके इसके अंदर वैक्यूल्स के अंदर रख सकें, तो वैक्यूल्स बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम है रसदानी। जंतुओं में छोटा होता है, पेड़ पौधों में पानी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, स्टोर भी ज़्यादा करके रखते हैं। तो पेड़ पौधों के अंदर वैक्यूल्स होता है वो बड़ा होता है, जबकि जंतुओं में वैक्यूल्स का होता है छोटा होता है, ठीक है। इसके अलावा इसको अपन क्या बोलते हैं? जैसे कि इसके अंदर सारी चीज़ें भरी रहेंगी तो इसको अपन बोलते हैं स्टोर रूम भी बोलेंगे इसको। तो वैक्यूल्स की बात करेंगे रसदानी की। रसदानी की जो सबसे पहले खोज की थी वो की थी स्पेरेंजानी। स्पेरेंजानी, स्पेरेंजी बोलते हैं, स्पेरेंजानी। इन्होंने सबसे पहले वैक्यूल्स की खोज की। और वैक्यूल्स इन्होंने किसके अंदर देखा? इन्होंने देखा सबसे पहले प्रोटोजोआ के अंदर। प्रोटोजोआ के अंदर, प्रोटोजोआ भी अपने पास छोटा एक बैक्टीरिया जैसे होता है, जैसे कि अपने पता है मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो प्रोटोजोआ के अंदर सबसे पहले रसदानी देखा किसने? स्पेरेंजानी। और ड्यूजार्डिन, इसका नाम जो रसदानी दिया, उन्होंने तो केवल इसकी खोज की, और खोज करने के बाद इसका कोई नाम नहीं दिया। उन्होंने देखा कि भाई ऐसी कोई चीज़ है जिसके अंदर पानी है और जिसके अंदर स्टोर रूम का काम हो रहा है, लेकिन उसका नाम नहीं दिया। नाम देने का काम किसने किया? ड्यूजार्डिन। ड्यूजार्डिन ने इसका नाम क्या दिया? वैक्यूल्स। ड्यूजार्डिन ने वैक्यूल्स का काम किया। पेड़ पौधों में क्या होगी? प्लांट में, तो प्लांट में होगी ये बड़ी, और जीव जंतु जिसके अंदर मानव भी शामिल है उसके अंदर कैसी होगी? छोटी। जीव जंतु के अंदर कैसी होगी? छोटी। वैक्यूल्स के अंदर क्या केवल लिक्विड होगा? इसके अंदर ठोस प्लस तरल, सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के इसके अंदर पार्ट पाए जाएंगे। वैक्यूल्स के चारों तरफ एक झिल्ली लगी होती है, उस झिल्ली को क्या बोलेंगे अपन? टोनोप्लास्ट। उस झिल्ली को क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल्स के अंदर क्या होगा? सॉलिड एंड लिक्विड। झिल्ली के अंदर बोलेंगे टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स की खोज किसने की? स्पेरेंजानी ने। किसके अंदर? प्रोटोजोआ के अंदर। और वैक्यूल्स का नाम वैक्यूल्स किसने दिया? ड्यूजार्डिन ने। पेड़ पौधों में कैसी होगी? बड़ी। जीव जंतुओं में कैसी होगी? छोटी। इसके अलावा कोशिका का अपन ने शुरू में बात की थी, इसके अंदर जीव द्रव्य होगा एक तो होगा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के दो पार्ट कौन कौन से?
कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। जो कोशिका के अंदर होगा वो तो कोशिका द्रव्य, और जो केंद्र के अंदर होगा वो केंद्रक द्रव्य। ये काम क्या करते हैं कि जो बाकी के जो कोशिकांग है वो आपस में टकराए नहीं, इस वजह से इसके अंदर एक पानी भरा होता है कोशिका के अंदर। इस कोशिका के अंदर पानी भरा होगा उसको तो बोलेंगे कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के अंदर जो भरा होगा, केंद्र के अंदर जो भरा होगा उसको बोलेंगे अपना केंद्रिक द्रव्य। तो इसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य को तो क्या बोलेंगे अपना साइटोप्लाज्म। कोशिका को अपना साइट बोलते हैं, ACYTE। इस वजह से कोशिका का जो अध्ययन होगा उसको बोलेंगे अपना साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन क्या बोलेंगे साइटोलॉजी। इसलिए कोशिका द्रव्य का बोलेंगे अपन साइटोप्लाज्म। दोनों को अगर अपन सम्मिलित रूप से बोलेंगे इसको तो इसको जीव द्रव्य बोलेंगे, जीव द्रव्य को बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य को क्या बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। और कोशिका को क्या बोलते हैं अपन साइट, तो अपन कोशिका द्रव्य का बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और केंद्रक द्रव्य का बोलेंगे अपन न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दो तरह के होगा अपने पास, ठीक है। एक तो क्या क्या काम करेगा, आपस में टकराने से बचाएगा। एक ये क्या काम करेगा, इसको थोड़ा सा पानी की पूर्ति रहेगी तो सूखेंगे नहीं, सूखने से बचाता है कोशिका को। इसके अलावा एक पार्ट होगा अपने पास सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन की बात कर देते पहले। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली पादप कोशिकाओं में, जंतुओं में, दोनों के अंदर होती है। ये सभी सामानों को भरने के बाद में कौन कौन से अपन ने दे दिया, अपन ने दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया, अपन ने दे दिया गोल्जी बॉडी, अपन ने दे दिया वैक्यूल्स, अपन ने दे दिया लाइसोसोम, इसके बाद अपन ने दे दिया सेंट्रोसोम, अपन ने दे दिया इसके अलावा न्यूक्लियस दे दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे दिया। इन सबको खुद में छोड़ देंगे, इनको किसी के अंदर बंद तो करेंगे। तो जिस थैली के अंदर बंद होते हैं उसको अपन बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। पेड़ पौधों के अंदर इस झिल्ली से पार नहीं पड़ती, क्योंकि कोई भी आके बाहर से आके किसी को भी घुसाएगा, कोई भी आके उसमें चाकू घुसा सकता है, कोई पेन घुसाएगा, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी पेड़ पौधे के अंदर। तो पेड़ पौधे के अंदर एक और परत होती है जिसको अपन बोलते हैं, ये तो अपने पास कोशिका झिल्ली, और इसको बोलेंगे अपन कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, दीवार की तरह काम करेगी। तो कोशिका भित्ति किस में होगी, केवल और केवल पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में होगी। और कोशिका झिल्ली किस में होगी, पेड़ पौधों में भी होगी, और प्लांट में भी होगी, और एनिमल में भी होगी। दोनों के अंदर पाई जाएगी कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों के अंदर। कोशिका जो अपने पास भित्ति है, कोशिका भित्ति की खोज किसने की, इसकी खोज उसने की जिसने कोशिका की, किसने, रॉबर्ट हुक ने। बाहरी आवरण होगा कोशिका भित्ति, जैसे कि अपने पास नॉर्मल पेड़ पौधों में होती है। इसके अलावा जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर भी एक कोशिका भित्ति होती है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन कोशिका भित्ति बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। इसके अलावा फंगस होता है जो कवक बोलते हैं अपन, फंगस या कवक, उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है अपने पास, काइटिन की, काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा अपन एल्गे की बात करेंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन शैवाल या एल्गे की। इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, इसकी कोशिका भित्ति एक तो पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है, पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति अपने पास सेल्यूलोज की बनी होती है, जिससे कि अपने जो उसी की पेड़ की जो छाल होती है उसी से अपने कागज़ बनाते हैं। तो कागज़ में भी अपने पास सेल्यूलोज होता है। तो सेल्यूलोज इसके अंदर भी यूज होगा। शैवाल की जो कोशिका भित्ति होगी उसके अंदर एक तो सेल्यूलोज, एक होगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसके अलावा एक होगा गैलेक्टन्स, गैलेक्टन्स। इन तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है शैवाल की कोशिका भित्ति। इसके अलावा एक होता है अपने पास प्लास्टिड, जो भी केवल पेड़ पौधों में पाया जाएगा, प्लास्टिड। प्लास्टिड पेड़ पौधों के अंदर, कोशिका के अंदर सबसे जो बड़ा अंग होता है ये कौन सा होता है, प्लास्टिड। हिंदी में बोलेंगे इसको लवक। तीन तरह का होता है, एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, एक होता है अपने पास क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है अपने पास ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो से याद आ रहा है अपने पास जैसे क्लोरोफिल होता है किसके अंदर, पत्तियों के अंदर। पत्तियाँ कैसी होती है, हरे कलर की। तो क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या होता है, एक तो काम है इसका भोजन निर्माण का, भोजन निर्माण का काम है। एक इसका काम है कि हरा रंग प्रदान करना, और हरा रंग कहाँ कहाँ पर होता है, एक तो होता है पत्तियों में और थोड़ा बहुत होता है तने में।
तो पत्तियों और तनों में ये पाया जाएगा कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों और तनों में पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट। दूसरा काम इसका होगा भोजन निर्माण का। और जो प्लास्टिड की, इसकी द्रवक की जिसने खोज की थी उसका नाम था हेकल। प्लास्टिड की खोज की थी उसका नाम था हेकल। अगर केवल प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड की खोज हेकल ने की थी। इसके काम की बात करें तो भोजन संग्रहण का काम इसी का है प्लास्टिड का, भोजन निर्माण का काम इसी का, भोजन संग्रहण का काम इसी का है, भोजन निर्माण का काम इसी का है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण ये करेगा। और इसके अलावा फलों को जो रंग प्रदान करेगा और पेड़ पौधों को जो रंग प्रदान करेगा वो भी काम इसी का है, रंग प्रदान करना। अब प्लास्टिड में कौन कौन से करेगा, क्लोरोप्लास्ट ने क्या काम कर दिया, भोजन निर्माण का काम कर दिया, हरा रंग प्रदान कर दिया, तो काम मिलेगा पत्तियों में, तनों में। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोम, जैसे अपने पास फोन में क्रोम होता है, क्रोम के अंदर 2-3 कलर होते हैं अलग अलग तरह के, तो क्रोमोप्लास्ट का भी वही काम होगा कि रंग प्रदान करना। अब हरा रंग दे दिया, बाकी रंग होगी जो जैसे कि फलों के अंदर अलग अलग तरह के रंग आएंगे, जड़ों के अंदर एक अलग कलर होगा। तो फलों में और जड़ों के अंदर, फलों और जड़ों के अंदर कौन सा पाया जाएगा अपने पास, क्रोमोप्लास्ट। और इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा भाई रंग प्रदान करना। जैसे टमाटर मिर्च हुआ, इसके अंदर तो कौन सा होता है, लाइकोपेज। टमाटर मिर्च के अंदर कौन सा क्रोमोप्लास्ट होता है, लाइकोपेज। अलग अलग कलरों के लिए अलग अलग क्रोमोप्लास्ट यूज होगा। गाजर में कौन सा होगा, गाजर को अपन बोलते हैं जिसमें कैरेट, तो गाजर के अंदर उसी से रिलेटेड है केरोटीन, गाजर के अंदर केरोटीन। चुकंदर के अंदर कौन सा होगा, बीटानीन, चुकंदर के अंदर कौन सा होगा, बीटानीन। और फलों के अंदर पीला रंग जो भी होता है जितने भी फलों के अंदर, उसको वो कौन सा होता है उसके अंदर, जेंथोफिल क्रोमोप्लास्ट, जेंथोफिल। इसके अलावा अपन बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट की। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का हिंदी में नाम होगा हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट का नाम होगा वर्णित लवक, और ल्यूकोप्लास्ट का होगा अवर्णित लवक, अवर्णित लवक। तो ये कहाँ का पाया जाएगा, अवर्णित लवक। अवर्णित लवक पाया जाएगा ये तो जड़ों में, एक पाया जाएगा अपने पास फलों में, और एक ही अपने पास ये क्रोमोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा, ये ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा जड़ों और फलों के अंदर, कौन सा, ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट की किस किस का निर्माण करेगा, कार्बोहाइड्रेट। ल्यूकोप्लास्ट भी अपने पास 2-3 तरीके के होंगे। तो इसका काम क्या होगा, मेन भोजन संग्रह का, भोजन संग्रह करने का। भोजन निर्माण का काम तो किसने किया है, क्लोरोप्लास्ट ने। और भोजन संग्रहण का काम कौन करेगा, ये केवल रंग देने का काम करेगा क्रोमोप्लास्ट। ये जड़ों में फलों में नहीं पाया जाएगा, ये अलग अलग कलर के लिए जिम्मेदार होगा, जो कि अपने पास लाइकोपेज है, केरोटीन है गाजर के लिए, बीटानीन चुकंदर के लिए, जेन तो फिर पीले कलर के लिए। भोजन संग्रह का काम, भोजन संग्रह का काम अपने को पता है कि भोजन संग्रह कहाँ होता है, जड़ों में होता है। और भोजन संग्रह करके उसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो फलों में स्टोर हो जाते हैं। तो भोजन संग्रह का काम कौन करेगा, ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णित लवक। और जो कहाँ पाया जाएगा, जड़ों में और फलों के अंदर। ये भी अपने पास 2-3 तरीके का होगा, कौन कौन सा, एक तो होगा कार्बोहाइड्रेट का संग्रह, तो कौन करेगा, एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट का। वसा और तेल का संग्रह कौन करेगा, ईरियोप्लास्ट, वसा और तेल का ईरियोप्लास्ट। और अमीनो और प्रोटीन का संग्रह कौन करेगा, एरियोप्लास्ट। ये अपने पास कोशिका की मेन जानकारी हो गई है। इसके बाद में बाकी का अपन अगले पार्ट में करेंगे।